नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने एक के बाद एक पीडीपी, एनसी और कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के खानदान पर दिए बयान पर पलटवार किया और कहा कि वजीर आजम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। तो उमर अब्दुल्ला को आप यहां पर सुन रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर 3 खानदानों की बात कही और उस 3 खानदान को लेकर उमर अब्दुल्ला का यह बयान यहां पर सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि वजीर आजम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला यहां बोला। उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग संविधान को जेब में रखकर घूमते हैं और विदेश जाकर संविधान का मजाक उड़ाते हैं। है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 370 की आड़ में चंद राजनीतिक दल अपने वंशवाद को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री की रैली हुई, वो कह रहे 370 नहीं हटने देंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस हो, सबका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 370 हर हालत में हटाएंगे, 35 से वापस लाएंगे। ये सवाल मुझे लगता है कि पहले मैं मीडिया के मित्रों से ये निवेदन करूंगा कि आम जनता की राय ली जाए, वो क्या चाहते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो कश्मीर केंद्रित नेता ऐसे कहते हैं, यदि आप एक सर्वे करें श्रीनगर की गली कूचों में आम नागरिक का, वो भी मन ही मन यही चाहता है कि 370 हटी रहे, ना रहे। हो सकता है खौफ के पर्दे में बहुत खुल के बात ना कर पाए, लेकिन 370 की आड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज कश्मीर घाटी के बाशिंदों को, उनके नागरिकों को ही। उदाहरण के तौर पर जब आपने पंचायतों को 73-74 संशोधन नहीं लगाया, तो जो केंद्र से राशि उनके लिए आ रही थी वो मुख्यमंत्री के तिजोरी में जा रही थी। तो किस तरह से लाभ हो रहा था आम नागरिक को? अनेकों और विकल्प जो बाकी देश में उपलब्ध थे, नौजवानों को यहाँ नहीं थे। 370 की आड़ में इसका लाभ केवल वही चंद एक राजनीतिक लेते रहे जो इसकी आड़ में अपने वंशवाद को पुष्ट दर पुष्ट प्रमोट करते रहे। मैंने कल ही कहा
कि एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि इमरजेंसी में जब श्रीमती गांधी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 6 बरस कर दिया, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि अभी चुनाव कराना मुनासिब नहीं, अधिकतर प्रदेशों में उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और वो प्रावधान 42-43 अमेंडमेंट रिवर्स किया मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, वही एक ही मुख्यमंत्री उस 75 में, वही मुख्यमंत्री 70 में शेख अब्दुल्ला। जब 5 साल से 6 साल करना था तुरंत अपना लिया, तब 370 का कोई, हालांकि इनको अधिकार था कि उसको अपनाएं कि ना अपनाएं, लेकिन जब 77 में पुनः वो 5 साल हुआ तो तब इनको 370 दिख गया। और 5-6 अगस्त 2019 तक 50 साल लगभग जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 बरस रहा। बताइए आम नागरिक का इसमें क्या फायदा है? अगर आम नागरिक को 5 साल के बाद अपना मतदान करने का अधिकार मिले तो उसका लाभ है। तो ये 370 कुछ एक लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका था। डॉक्टर साहब, एक सवाल, राशिद इंजीनियर के बाहर आने से विपक्षी दल बड़े बौखला गए और कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है और वोट बांटेंगे। मैंने कल भी कहा था, जब इस तरह की वो बातें करते हैं तो ये पराजय का संकेत है। सच स्टेटमेंट्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, नॉट फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसका अर्थ ये हुआ कि वो मन ही मन समझ गए हैं कि वो उनके जीतने के प्रॉस्पेक्ट दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। अब वो आने वाले समय में और भी कुछ बहाने तलाशेंगे, ढूंढेंगे। एक बहाना ये भी है कि वो कह रहे हैं डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि वोट बटेंगे तो बीजेपी सरकार बना लेगी, यानी कि डर लग रहा है उन लोगों को। देखिए अभी चुनाव है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव में, और चुनाव में लड़ करके अपना मतदान, लोगों का मतदान प्राप्त करना, लोगों का समर्थन प्राप्त करना और उससे विजयी होना, ये तो हर प्रत्याशी की जिम्मेवारी है। इसमें आप किसी को कह तो नहीं सकते कि आप भैया चुनाव में मत खड़े हो ताकि मैं स्मूथली निर्विरोध चुन लिया जाऊं। अगर ऐसा होगा तो फिर वो प्रजातांत्रिक है, लेकिन ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस करते रहे। शायद आप मीडिया मित्रों के ध्यान में नहीं होगी, ये बात पुरानी बात है कि 50 और 60 के दशक में यहाँ पर 5-6 बजे तक सारे नॉमिनेशन पेपर रद्द कर दिए जाते थे, एक ही पार्टी का मंजूर करते थे और उसको उसी समय डिक्लेयर कर देते थे। ये चाहते हैं कि वही दौर दोबारा आए कि बहुत सारे लोग खड़े ना हो, इसमें क्या। लेकिन एक दौर आतंकवाद की बात वो कर रहे हैं कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, खासकर जम्मू संभाग जो शांत रहता था, कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार। वो भी इनका कहना गलत है। अगर दिन ब दिन बढ़ती होती तो ये लाल किले में सैरो तफरी, लाल चौक में सैरो तफरी ना कर रहे होते, रेजिडेंसी रोड में रेस्टोरेंट में नहीं घूम रहे होते बिना। जब इनकी सरकार थी तो ये उस सिक्योरिटी कवच से बाहर ही नहीं निकलते थे। और 2.5 करोड़ जब टूरिस्ट आता है कश्मीर वादी में तो सबसे बड़ा वो प्रमाण है, कोई भी व्यक्ति अपना परिवार, अपने बाल बच्चे लेकर के यहाँ नहीं आएगा अगर उसे ज़रा भी संदेह होगा यहाँ की सुरक्षा स्थिति। और वो मीडिया के कहने पे नहीं जाएगा, सरकार के कहने पे नहीं जाएगा, हमारे कहने पर नहीं जाएगा, वो अपने सूत्रों से पता करेगा, किसी अपने कुलीग को फ़ोन लगाएगा, किसी अपने रिश्तेदार को, किसी आवास। 2.5 करोड़ जहाँ टूरिस्ट आता है तो वहाँ स्थिति अगर सामान्य नहीं है तो क्या है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ हितेश शर्मा, डोडा, न्यूज़ 18 इंडिया। और जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थोड़ी देर में जनसभा करने वाले हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र बहुत ही अहम है। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें लाडवा की सीट भी है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से ही सांसद भी थे। तो बड़ा चुनावी रण है और ऐसे में बड़ी तैयारी हरियाणा में भी की गई है बीजेपी की ओर से। और थोड़ी ही देर में हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही स्थान है जहां पर महाभारत का रण हुआ था और अब ये चुनावी रण होगा, जहां पर तमाम राजनीतिक दल खुद को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित हैं। किस बात से ज्यादा खुशी है? दोबारा फिर से भाजपा सरकार आ रही है यहाँ पे। अच्छा, हरियाणा में दोबारा। विरोधी खेमा कह रहा है कि नहीं, इस बार तो बहुत फूट है, बहुत लोगों के टिकट कट रहे हैं, तो नाराजगी भी है। ऐसा कुछ नहीं है जी, आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तन मन धन के साथ खड़ा है जी, और पुनः फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी सत्ता में आ रही है जी। अच्छा, यहाँ आने से पहले देश के प्रधानमंत्री डोडा में थे और वहाँ बहुत भीड़ जुटी, तो देखकर बहुत उत्साहित है। हरियाणा के कार्यकर्ता कैसे स्वागत करने वाले हैं? बहुत उत्साहित हैं। यहाँ के हर कोने से, हरियाणा के हर कोने से लोग आ रहे हैं और इस बार दोबारा निश्चित हम तीसरी बार सरकार में बढ़ाएंगे और बहुमत भारी बहुमत बढ़ाएंगे। और जो विरोधी के मैं कह रहा है ना कि फूट है, ये फूट उनकी है, अपनी गलती हमारे में निकाल रहे हैं।
इलेक्शन अधिवेशन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की और दिखाते हैं आपको जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में कैसा है चुनाव का माहौल और क्या कह रही है उधमपुर की जनता। किश्तवाड़ के बाद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, जहां पर हम जानेंगे कि यहां का कैसा है माहौल। आखिर 10 साल बाद होने हैं चुनाव। चलो तो उधमपुर के सबसे पहले शिवाय जो कि फेमस शॉप है स्वीट की, उस पे हम आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और ज़्यादातर जितने भी चुनाव प्रचार हो रहे हैं मिठाइयों के डब्बे भाई साहब यहीं से बंटेंगे। जिस दुकान पे हम आए हैं हम कोशिश करेंगे वहाँ जाएंगे, अंदर जाके बात करें, क्योंकि हमने सुना है कि जितना भी चुनाव प्रचार होगा यहाँ हार होगी तो अलग बात है, लेकिन अगर जीत होगी तो भाई मिठाइयाँ यहीं से बंटेंगी। क्योंकि हमने सुना है कि ये जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में जो शिवाय नाम की जो स्वीट शॉप है ये बेहद फेमस है और इस दुकान के अंदर से ही वो मिठाइयाँ, लड्डू, रसगुल्ले बनेंगे और उस वक्त नेताओं में बंटेंगे जब नेता जो है वो जीतेंगे। तो आपसे बात करते हैं, चूँकि आपकी दुकान है, हमने सुना है कि यहाँ से मिठाइयाँ बनती हैं, टिकट मिले तो, चुनाव जीते तो बड़ी फेमस आपकी दुकान है। आपसे बात करेंगे तो कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, ये सब लोगों में बहुत उत्साह है। हाँ जी, दो लोग अपनी अपनी पार्टी के पीछे बढ़ चढ़ के दौड़ लगा रहे हैं अभी। हाँ जी, पूरी दौड़ लगा रहे हैं, पूरी कोशिश से। तो कितनी उम्मीदें हैं अब नई डेवलपमेंट की? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, खास करके पूरे जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में, हमारे उधमपुर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें। डेवलपमेंट होगी, कोई नई सरकार आएगी, अच्छा लगेगा इसमें। आधा पहाड़ी इलाका है और आधा शहरी इलाका है, तो आपसे भी मैं बात करूंगी। सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि कैसा माहौल है इन दिनों, क्योंकि चुनाव बड़े सालों के बाद होने वाले हैं, 10 साल के बाद। बहुत अच्छा माहौल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नई सरकार आएगी, कुछ तब्दीली होगी, कुछ नई डेवलपमेंट होगी। त्योहार जैसे लग रहा है कि त्योहार आने वाला है। त्योहार आने वाला है ना? साथ में दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप चूँकि युवा हैं, और क्या कुछ नई उम्मीदें हैं? नई सरकार आएगी और 10 साल के बाद आएगी। पहली सरकार आई PDP और BJP की, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो सरकार टूट जाती है, बिखर जाती है, लेकिन अब कितनी उम्मीदें? नई सरकार आएगी तो नई उम्मीदें होंगी मैम। और यूथ हमारा फ्री बैठा है, हाँ, इस वक्त बेरोजगार बैठा है, यूथ को पहले मिले, उनके जो डेली वेजेस बैठे हैं उनके पहले बात हो, हाँ, जो बेरोजगार बैठे पहले उनकी बात हो, सबकी बात हो। इस बात तो यही है कि चलो जो पार्टी है रूलिंग में वो आए और एक तो हमारे रोड्स वगैरह जो है, मतलब महल्ले जो सीवरेज प्रॉब्लम्स हैं, सो प्रॉब्लम पहले उसको देखे, उसको फोकस करे, बेटरमेंट करे अपनी यूथ के लिए और अपने सोसाइटी के लिए बेटरमेंट करें, हम यही चाहेंगे बस। बिल्कुल। तो देखिए, ये लोगों की डिमांड है, चाहे वो दुकानदार है चाहे आम लोग हैं, उनकी ये डिमांड है। और आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद। तो ऐसे 10 साल के बाद आप सोचिए कि जो बच्चा 8 साल का होगा वो 18 साल का हो गया होगा, तो जम्मू कश्मीर में कितनी युवा पीढ़ी बड़ी होगी, तो युवाओं को कितनी ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होंगे और उनका भी भला होगा। चलिए, तो विधानसभा चुनावों का बिगुल तो बच ही चुका है, लेकिन आपको बता दें कि रूठना बनाना अभी भी जारी है भाजपा में, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार RS पठानियों को टिकट मिली, जिसके बाद नाराज हुए पवन खजूरिया, जो हमारे साथ मौजूद है, जन सैलाब उनके साथ मौजूद है और काफी ज्यादा तादाद में लोग जो है वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, जलसा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि पवन खजूरिया को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज है। उनसे बात हम करेंगे कि भाजपा ने एक उम्मीद जताई थी, आपको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, टिकट किसी और उम्मीदवार को मिलती है और आप निर्दलीय ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, लगभग 35 वर्ष मैंने पार्टी की सेवा की है। इस देश के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं जहां पार्टी ने पार्टी की सेवा के लिए, पार्टी के कार्य के लिए मुझे ना भेजा हो। जम्मू कश्मीर के हर इस प्रदेश के अंदर हर जिला, हर नुक्कड़ कार्नर तक मैं पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने में लगा हूँ। उस समय पार्टी का कार्यकर्ता बना था जब पार्टी का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, लेकिन पार्टी की तरफ से एक पॉलिटिकल हत्या, मैं इस पर साफ शब्दों में कहूँगा, जो पॉलिटिकल हत्या मेरी की गई। लेकिन जब हमने जनता से बातचीत करनी चाहिए तो यहाँ पर एक बाहरी रोष देखा।
मैंने अपनी लाइफ के अंदर पार्टी में 35 वर्ष काम किया, इतना जोश इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। आज मैंने पहली बार जो यहाँ पर जिस प्रकार से सभी का प्यार देख रहा हूँ, मुझे लगता है मैं समर्पित हूँ, जो ये फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। चलिए, तो ये थे जिनको नामांकन, हालांकि भाजपा की तरफ से इनको कोई कॉल नहीं आया है। आपको बता दें कि उधमपुर से आरएस पठानिया को टिकट देने के बाद ये जो रोष और गुस्सा और ये आंसू और लोगों की आंखों में बहते हुए आप देख रहे हैं, ये हम उधमपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि काफी ज्यादा जन सैलाब जो इस समय जो है उमड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया का मकसद है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जाकर लोगों की राय जाने, लेकिन हमने सोचा कि पहले उम्मीदवार से बात की जाए कि किस तरह का माहौल है चुनावों का, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद और 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम को बेसब्री से इंतजार था विधानसभा चुनावों को, वो समय आ गया। उम्मीदवारों से बात करेंगे। सुनील वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रत्याशी उधमपुर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे बात करेंगे, किस तरह का माहौल चल रहा है अभी इन दिनों चुनावों का आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? जी मैम, बहुत अच्छा माहौल है। लोग पिछले एक अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बेशक हमारी पार्टी की लीडरशिप ने उन्हें वो जो तजवीज़ दी, प्रेशराइज़ किया, तो उन्होंने डायरेक्शन दी हमारी जो जहाँ उनकी वजह से इलेक्शन हो रहे हैं। लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो जहाँ का माहौल ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं। विधानसभा चुनावों में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी उधमपुर और आपको बहुत कुछ दिखाने के बाद अब हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और वहां पर भी दिखाएंगे कि क्या है वहां का माहौल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव 10 साल बाद होने जा रहे हैं और लोग लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार अपने अपने चरण के मतदान का कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, उधमपुर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।